Hello guys, so in today's class we are going to revise some important concepts of jurisprudence through some easy questions. Like questions are very easy, so don't think like कि ये तो हमें already आता है. But यहाँ पे हमें revise करना है through the questions. हम जितने ज़्यादा jurist को revise कर सकते हैं, उनका idea, उनका definition, we will revise in today's class. So starting with the first question, that is your social engineering. The theory of social engineering was propounded by. तो एज वी ऑल नो है ना कि यहाँ पे आंसर इज द रॉस्को पाउंड. ठीक है, इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन. एवरीवन नोज दैट द सोशल इंजीनियरिंग वाज गिवन बाय रॉस्को पाउंड. इंपॉर्टेंट क्या है कि रॉस्को पाउंड किस स्कूल से बिलोंग करते थे. रॉस्को पाउंड वाज फ्रॉम सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस एंड सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस बात करता था लॉ इन रिलेशन टू सोसाइटी. एंड अगर देखा जाए हर स्कूल के साथ अपना एक कीवर्ड है. लॉ एज इट इज हमारा एनालिटिकल स्कूल हो जाता है. इफ वी से द सोर्स ऑफ लॉ देन वी आर टॉकिंग अबाउट द हिस्टोरिकल स्कूल, है ना. यहाँ पे हमारा जो कीवर्ड है, दे वर फोकसिंग ऑन द फंक्शनल अप्रोच ऑफ लॉ. फंक्शनल अप्रोच. So this was the main idea. If they are asking you कि sociological school का approach क्या था, तो it is functional approach. That means they were not focusing on the content of law or what is the aim of law. Content क्या है law का, aim क्या है, doesn't matter. उनका approach क्या था, what is the function of law. law का function क्या होना चाहिए. इसके अलावा अगर देखा जाए सोशियोलॉजिकल स्कूल, तो यहाँ पे रॉस्को पाउंड जो थे फ्रॉम द सोशल इंजीनियरिंग, जिन्होंने थ्योरी दी. इसके अलावा वी हैव अदर जूरिस्ट आल्सो एंड द फर्स्ट वन इज योर आयरिंग. आयरिंग जो है, ही इज द फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजिकल स्कूल, मॉडर्न सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस. सेकेंडली इन्होंने बोला था सोशल इंटरेस्ट इज अबव. ये इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस. इन्होंने क्या बोला, सोशल इंटरेस्ट इज सुपीरियर टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट. इंडिविजुअल इंटरेस्ट. इसके अलावा जो है, ही इज द प्रपाउंडर ऑफ, ही इज द प्रपाउंडर ऑफ इंटरेस्ट थ्योरी ऑफ राइट. बेसिकली वाइल डिफाइनिंग द लीगल राइट, इन्होंने क्या बोला, लीगल राइट क्या होता है, लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट. लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट. एंड दैट्स द रीजन इनको क्या बोला जाता है, दैट ही इज द प्रोपाउंडर ऑफ इंटरेस्ट थ्योरी ऑफ राइट. बेसिकली राइट को एज एन इंटरेस्ट इन्होंने डिफाइन किया. Thirdly, we have a famous book written by him, that is Law as a Means to an End. So ये है हमारा important points related to Eyring, father of modern sociological jurisprudence. Social interest is superior to individual interest. Interest theory of right की बात की, और इसके अलावा the book Law as a Means to End, ये इनकी famous book है जो एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है. Secondly, we have Eldridge from the sociological school Eldridge. अब देखो एलरिच के ना लिविंग लॉ का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार डायरेक्टली पूछा जाता है. लिविंग लॉ जो है, लिविंग लॉ किसने दिया था. सो एलरिच की स्पेलिंग में देखोगे LIRI. सो दिस इज द ट्रिक टू रिमेंबर. सो ही इज द प्रोपाउंडर ऑफ लिविंग लॉ. सोसाइटी में दो तरीके के लॉज होते हैं. एक फॉर्मल लॉज होता है, थ्रू द स्टैट्यूट्स आता है, लॉ बनाया जाता है. और एक लिविंग लॉ होता है जो आपका बियॉन्ड द स्टैट्यूट्स काम करता है. किसी भी सोसाइटी में जो एसोसिएशन ऑफ मेन है, उनके रिलेशन को रेगुलेट करता है. कोई रिटन लॉ नहीं होता कि लॉ को पास किया जाएगा, है ना. एक आपका ऑर्डर है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है इन द सोसाइटी. इसको इन्होंने लिविंग लॉ बोला था. इसके अलावा ही एक्सप्लेन दैट सेंटर ऑफ ग्रेविटी of all legal development
इज नॉट लेजिस्लेशन, है ना, इन्होंने क्या बोला, लीगल डेवलपमेंट थ्रू द लेजिस्लेशन, थ्रू द जुडिशियल डिसीजंस नहीं होता है। लीगल डेवलपमेंट कैसे होता है, लीगल डेवलपमेंट होता है आपका थ्रू द सोसाइटी इटसेल्फ। थर्डली, इनका एक बहुत फेमस कोट है जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, दैट हु सेड दैट लॉ डिराइव फ्रॉम social facts and depends not on state authority but on social phenomenon। तो बेसिकली इनका ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में ये तीन स्टेटमेंट्स अगर समझ लिया तो एलरिच यू आर डन फॉर द एग्जाम। सो ही वाज टॉकिंग अबाउट द लिविंग लॉ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर द लीगल डेवलपमेंट क्या होता है, सोसाइटी, सोशियोलॉजिकल स्कूल से हैं तो सोसाइटी की बात कर रहे हैं। इसके अलावा लॉ डिराइव फ्रॉम द सोशल फैक्ट्स होता है, ना, स्टेट अथॉरिटीज पे डिपेंड नहीं करता है बट सोशल फिनोमिनन पे जो है आपका ये डिपेंड करता है। सो दिस इज योर एलरिच फ्रॉम द सोशियोलॉजिकल स्कूल। एंड लास्टली वी हैव ड्यूगिट। अभी हमारे पास है ड्यूगिट। देखो सबसे पहले ड्यूगिट की थ्योरी क्या कहती है कि सोसाइटी में ना कभी भी मैन इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। फॉर देयर एग्जिस्टेंस एंड फॉर देयर नीड्स वी आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन अदर्स, है ना, चाहे मैं हूं, चाहे तुम हो, चाहे कोई भी हो, वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स एंड दिस इज नोन एज सोशल सॉलिडारिटी। फॉर आवर एग्जिस्टेंस, फॉर आवर नीड्स, वी आर dependent on others and law must be made to promote the social solidarity। इन्होंने सिंपल सा क्या बोला कि ये जो ब्रदरहुड है ना, इसको प्रमोट करने के लिए लॉज बनने चाहिए सोसाइटी में। तो ये सोशल सॉलिडारिटी का कॉन्सेप्ट दिया था ड्यूगिट ने। बेसिकली सोशल सॉलिडारिटी का कॉन्सेप्ट इन्होंने दुर्किम से इंस्पायर होकर दिया था। दुर्किम टॉक्ड अबाउट द टू टाइप्स ऑफ सॉलिडारिटी, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम। सो ड्यूगिट अगर यहाँ पे समझना है, सो अंडरस्टैंड सोशल सॉलिडारिटी किसने दिया था, ड्यूगिट ने दिया था। बहुत बार एग्जाम में ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकेंडली, इन्होंने बोला राइट के बारे में, ही डिफाइंड राइट। अगर मैं पूछूं व्हाट इज योर राइट, तो अकॉर्डिंग टू ड्यूगिट ही डिफाइंड लीगल राइट एज द ओनली राइट वी हैव इज टू डू, और यू कैन से ऑलवेज टू डू आवर ड्यूटी। दिस वॉज द डेफिनेशन ऑफ राइट गिवन बाय ड्यूगिट। ये भी डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। एंड थर्डली, इनका बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, दैट इज लॉ इन द मॉडर्न स्टेट। दिस बुक वॉज रिटन इन 1990। सो देखो एक क्वेश्चन आया रिलेटेड टू Roscoe Pound and we have revised the important jurists from the sociological school, है ना। तो this is how we are going to cover the schools through the questions। तो यहाँ पे हमारा Roscoe Pound is done, sorry the sociological school is done। इसके अलावा आइवर जेनिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव से। वाई? बिकॉज एक आपका नॉट रिलेटेड टू जूरिस्प्रूडेंस बट आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से एक डेफिनेशन पूछा जाता है। आइवर जेनिक्स की एक डेफिनेशन है, ही डिफाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एज the law relating to administrative law को क्या बोला, the law relating to the administration it determines the organization, powers and duties of administrative authority। सो अगर आइवर जेनिंग्स का देखें कि एनटीए सॉरी यूजीसी नेट के लिए अगर कोई भी एस्पिरेंट है प्रिपेयर कर रहा है, सो लर्न दिस डेफिनेशन गिवन बाय आइवर जेनिंग्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ऑस्टिन, तो वी ऑल नो दैट पॉजिटिव लॉ की बात की, फादर ऑफ आपका एनालिटिकल स्कूल है ना। ऑस्टिन की बुक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। ऑस्टिन से रिलेटेड देखो सब चीजें सबको पता है ना, पॉजिटिव लॉ एंड एवरीथिंग, सॉवरेन कमांड थ्योरी जो दिया था, कमांड ड्यूटी, है ना, इन सब की बात की थी। वी ऑल नो दैट। इनकी बुक है द वेरी फेमस बुक, दैट इज द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड।
the province of jurisprudence determined. So this is the book written by Austin. Learn this book. Lastly, we have Dicey, and Dicey is famous for rule of law, administrative law. So this is the question, and we have discussed a lot of concepts here. Around 10 to 12 concepts हमारा discuss हो गया. Directly exam questions. यहाँ पे board पे आपको जितनी भी statements दिखेंगी, exam में directly यहाँ से question बनता है. Okay. So let's move on to the second question. That is, law is an instrument of. ये आपका PYQ है. लॉ इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज. दिस इज द आंसर. सिंपल सा क्वेश्चन है. ठीक है, इसमें यहाँ पे कुछ और डिस्कस करने के लिए है नहीं. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज, हेंस केल्सन रिगार्ड्स लॉ एज. सो ही रिगार्ड्स लॉ एज द नॉर्मेटिव साइंस, है ना. इन्होंने क्या बोला, नॉर्म्स की तरह डिफाइन किया लॉस को. अगर देखा जाए, सबको पता है केल्सन इज द प्रोपाउंडर ऑफ प्योर थ्योरी ऑफ लॉ. इन्होंने डिफाइन किया, लॉ इज अ पिरामिड ऑफ, लॉ इज अ पिरामिड ऑफ रूल्स और नॉर्म्स. नॉर्म्स की बात कर रहे थे ना, कि नॉर्म है. लॉ क्या है, एक नॉर्म है. नॉर्म क्या है, एक आपका जो कहते हैं ना कि आपको कुछ सर्टेन वे में बिहेव करना है ना, दैट इज अ नॉर्म. तो लॉ क्या है, एक आपका नॉर्म है. इसके अलावा इन्होंने बात की थी ग्रैंड नॉर्म की. In the pyramid of rules or pyramid of norms, we have the highest norm, जहां से बाकी laws अपनी validity derive करते हैं ना. validity of other laws is derived from the highest norm, that is grand norm. ये सबको पता है. प्योर थ्योरी ऑफ लॉ हो गया, ग्रैंड नॉर्म हो गया, है ना. इंपॉर्टेंट क्या है इनकी बुक्स, है ना. सबको सब चीजें. केल्सन का देखो, ही इज वेरी इजी. प्योर थ्योरी ऑफ लॉ सबने रट लिया, पिरामिड ऑफ नॉर्म सबने रट लिया, ग्रैंड नॉर्म सबने रट लिया. व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यूजीसी नेट, द नेम ऑफ द बुक्स. दैट इज योर प्योर थ्योरी ऑफ लॉ. ये भी इजी है, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ. एंड सेकेंडली वी हैव जनरल थ्योरी ऑफ लॉ एंड स्टेट. जनरल थ्योरी ऑफ लॉ and state. This is important. This book is most important. General theory of law and state. Next thing, law is no doubt a remedy for greater evils, yet it brings evils of its own. Basically, law जो है remedy तो है, no doubt. It is a remedy. ठीक है, लेकिन इसके साथ, इस रेमेडी के साथ आपको जो है बड़े बड़े चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं. बेसिकली क्या कहना चाहते हैं, कोई भी लॉ बनता है तो उसका मिसयूज भी होता है. तो एज अ रेमेडी तो है, लेकिन जो मिसयूज होता है, आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल, दैट इज व्हाट, दैट इज अ बिगर इविल, है ना. तो यहाँ पे यही बात की जा रही है, लॉ इज नो डाउट अ रेमेडी फॉर ग्रेटर इविल्स, yet it brings evils of its own. बेसिकली हर लॉ का कुछ लिमिटेशन होता है, वो भी एक इविल की तरह काम करता है. ओके, तो ये स्टेटमेंट जो है, द स्टेटमेंट वाज गिवन बाय सैलमन. ये स्टेटमेंट सैलमन ने दिया था. इसके अलावा देखो, ऑप्शंस को अगर हम एनालाइज करें तो लॉर्ड डेवलिन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, है ना, यूजीसी नेट के लिए. बट लॉर्ड एटकिन का जो है, टॉर्ट से रिलेटेड बहुत एग्जाम में कॉन्सेप्ट पूछा जाता है. अब टॉर्ट से रिलेटेड जो है, इन्होंने दो चीजें दी थी, एक ड्यूटी टू केयर, and second is your neighbor's rule, neighbor principle. किस केस में दिया था ये कॉन्सेप्ट, डोनोग्यू वर्सेस स्टीवेंसन. सो दिस इज इंपॉर्टेंट, रिलेटेड टू लॉर्ड एटकिन, है ना. इनका टॉर्ट से रिलेटेड यही क्वेश्चन पूछा जाता है, हु गेव द नेबर प्रिंसिपल, लॉर्ड एटकिन. डोनोग्यू वर्सेस स्टीवेंसन में किसने डिसीजन दिया था, लॉर्ड एटकिन ने दिया था. इसके बाद हमारे नेक्स्ट जूरिस्ट है चिपमैन ग्रे. ये है हमारे फादर ऑफ अमेरिकन रियलिज्म. He is the father of अमेरिकन रियलिज्म. रियलिस्ट स्कूल वही है जो बात करता है कि लॉ कौन बना रहा है, जजेस बना रहे हैं. वट एवर इज रिटन इन लेजिस्लेशन, इट इज जस्ट अ सोर्स ऑफ लॉ. क्या है, सोर्स ऑफ लॉ है. लॉ एक्चुअली में क्या है, जो जजेस फ्रेम कर रहे हैं, है ना. तो जज मेड लॉ की बात करता था हमारा रियलिस्ट स्कूल, एंड ही इज द फादर ऑफ अमेरिकन रियलिज्म. इन्होंने भी बोला दैट ऑल लॉ इज
judge made law. All law is judge made law. Legislation is source of law. And courts put life into the dead words of the statutes. सो बेसिकली इनका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जाता है, लाइक हु गेव द डेफिनेशन दैट ऑल लॉ इज जज मेड लॉ, इट इज योर चिपमैन ग्रे. इसके अलावा लेजिस्लेशन इज द सोर्स ऑफ लॉ. मैंने बताया रियलिस्ट स्कूल का एक ही व्यू है. लेजिस्लेशन क्या है? सोर्स ऑफ लॉ है. लॉ कब तक नहीं बनता? जब तक कोर्ट्स जो है जजमेंट नहीं देती है. वॉट एवर जज इज गिविंग, है ना, डिसाइडिंग, दैट इज अ लॉ अकॉर्डिंग टू द रियलिस्ट स्कूल. एंड इसीलिए इन्होंने स्टेटमेंट दिया दैट कोर्ट्स put life into the dead words of the statutes. So these three statements are important related to Chipman Gray. And lastly we have Salmon. Salmon का तो बहुत ही बड़ा contribution रहा है in jurisprudence. So we have to learn a lot of statements, a lot of concepts related to Salmon. So starting with, सबसे पहले इन्होंने define किया what is jurisprudence. According to Salmon, what is jurisprudence? So jurisprudence is the jurisprudence as first principle of civil law. First principle of civil law. ठीक है, ये इनका स्टेटमेंट था, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है. अब इनको याद करने का तरीका देखो सिंपल सा है. इन्होंने टॉर्ट्स को भी इन टर्म्स ऑफ सिविल लॉ डिफाइन किया था. बड़ा ही इनका कनेक्शन था सिविल लॉ से. कोई भी चीज को डिफाइन करना, ही वाज यूजिंग द टर्म सिविल लॉ. सो बेसिकली ज्यूरिस्प्रूडेंस को भी क्या बोला? फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ. अब याद कैसे रहेगा कि सिविल लॉ किसने बोला था? टॉर्ट्स की डेफिनेशन भी लर्न कर लो. दैट टॉर्ट्स इज अ सिविल रॉन्ग for which the remedy is common law action for unliquidated damages. For unliquidated damages. So this was the definition given by Salmon for torts. अब ये definition यहाँ पे क्यों करा रही हूँ? क्योंकि torts पढ़ोगे तो टॉर्ट्स में डेफिनेशन यूजीसी नेट पूछता है आपसे, तो ये भी याद कर लो. अगर सैलमन का कुछ डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बार बार एनटीए पूछता है आपसे, तो व्हाई नॉट. सो ज्यूरिस्प्रूडेंस एज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ एंड सेकेंडली इट इज अ टॉर्ट इज अ सिविल लॉ. ओके, इसके अलावा इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, custom is to state, custom is to society, custom is to society what law is to state. जैसे कस्टम एक सोसाइटी के लिए काम करता है ना, इन अ सिमिलर वे लॉ इज फॉर द स्टेट. दो सोर्सेज बताए थे, देयर आर टू सोर्सेज, है ना, मेन सोर्सेज ऑफ लॉ बताया था. फर्स्ट वन इज मटेरियल सोर्स एंड सेकंड वन इज फॉर्मल सोर्स. इसके अलावा ही रिकॉग्नाइज्ड प्रेसिडेंट एज द सोर्स ऑफ लॉ. ही रिकॉग्नाइज्ड प्रेसिडेंट एज द सोर्स ऑफ लॉ. थर्डली इन्होंने लॉ को डिफाइन किया था, और ये भी डेफिनेशन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, दैट लॉ कंसिस्ट ऑफ रूल्स, लॉ कंसिस्ट ऑफ रूल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्टेड अपॉन बाय लॉ कोर्ट्स, है ना. तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू सैलमन. दीज आर द इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स. ये 5 से 6 स्टेटमेंट डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है. सो वी हैव रिवाइज सैलमन, वी हैव रिवाइज ग्रे, एंड इसके अलावा हमारा एटकिन का जो भी हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है टॉर्ट्स में, हमने उसको रिवाइज कर लिया. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स फ्रॉम योर लाइक रिलेटेड टू ज्यूरिस्प्रूडेंस. एक बार और रिवाइज कर लेते हैं. सैलमन सिविल लॉ की बात करते हैं. टॉर्ट को एज अ सिविल रॉन्ग इन्होंने डिफाइन किया. कस्टम को कस्टम टू द सोसाइटी व्हाट लॉ इज टू स्टेट, है ना. कस्टम सोसाइटी लॉ स्टेट की बात की. सोर्सेज आपके दो सोर्सेज होते हैं लॉ के, फॉर्मल सोर्स एंड द मटेरियल सोर्स. इसके अलावा ही रिकॉग्नाइज प्रेसिडेंट एज द सोर्स ऑफ लॉ. एंड लास्टली इन्होंने जो लॉ की डेफिनेशन दी थी, दैट इट इज द रूल रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्टेड अपॉन बाय लॉ कोर्ट्स. ये इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू सैलमन. इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज योर
लिबर्टी इज विदाउट इंडिपेंडेंट ड्यूरल सिग्निफिकेंस। बेसिकली दे आर सेइंग कि लिबर्टी जो है ना, इसका कोई ड्यूरल कोरिलेटिव नहीं है ड्यूटी, है ना, इसका कोई ड्यूटी जो है कोई ड्यूरल कोरिलेटिव नहीं है, इट इज जस्ट अ राइट। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारा रॉस्को पाउंड ने दिया है। रॉस्को पाउंड अभी हमने किया था रिलेटेड टू सोशल इंजीनियरिंग, है ना, ये हमारे सोशल इंजीनियरिंग वाले हैं, सोशोलॉजिकल स्कूल से बिलोंग करते हैं, सोशल इंजीनियरिंग। एक और फैक्ट इंपॉर्टेंट है दैट Roscoe Pound is the father of, he is the father of American sociological jurisprudence. American sociological jurisprudence. इसके अलावा एक स्टेटमेंट एग्जाम में रॉस्को पाउंड से रिलेटेड पूछा जाता है, दैट इज योर लॉ इज नॉट ओनली अ लॉ इज नॉट ओनली अ सेट ऑफ रूल्स but is a method of but is a method or technique for harmonizing conflicting interest. सो बेसिकली इन्होंने क्या बोला, लॉ जो है केवल रूल्स नहीं है, बट दे आर द मेथड टू हार्मोनाइज द कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, ना, जो भी सोसाइटी में कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है उनको हार्मोनाइज करने के लिए, बैलेंस आउट करने के लिए लॉ एज अ टूल यूज किया जाता है ना, इनका ये सोशल इंजीनियरिंग का ही कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा इनकी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है रॉस्को पाउंड की। स्पिरिट ऑफ कॉमन लॉ, याद रखना स्पिरिट ऑफ लॉज मॉन्टेस्क्यू का है, बट स्पिरिट ऑफ कॉमन लॉ इज रिटन बाय Roscoe Pound. Secondly, an introduction to the philosophy of law, an introduction to the philosophy of law, social contract through law, social contracts through law, and law and morals. Law and मॉरल्स, ये इनकी 4 बुक्स हैं, इंपॉर्टेंट है ना। अगर मैं बोलूं व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, दैट इज योर स्पिरिट ऑफ कॉमन लॉज एंड इंट्रोडक्शन टू द फिलोसफी ऑफ लॉ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बाकी 2 भी याद रख सकते हो, है ना। यहाँ पे अगेन कैल्सन, अभी हमने इनको रिवाइज किया था, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, ग्रैंड नॉर्म दिया है ना, प्योर थ्योरी की बात की, ग्रैंड नॉर्म दिया। इसके अलावा जो इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है दैट इज योर जनरल थ्योरी ऑफ लॉ एंड स्टेट, दिस इज इंपॉर्टेंट, जनरल थ्योरी ऑफ लॉ एंड स्टेट, ड्यूगिट, ऊपर पूरा ड्यूगिट हमने रिवाइज किया है, 3 ही स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है ड्यूगिट की, सोशियोलॉजिकल स्कूल से हैं तो सोशल सॉलिडारिटी की बात करते हैं, सोशल सॉलिडारिटी, लॉ मस्ट प्रमोट सोशल सॉलिडारिटी, द ओनली राइट वी हैव इज टू डू आवर ड्यूटी, है ना, ये इनकी फेमस स्टेटमेंट है, द ओनली राइट वी हैव इज टू डू आवर ड्यूटी। एंड लास्टली इनकी वेरी फेमस बुक दैट इज योर लॉ इन द मॉडर्न स्टेट, लॉ इन द मॉडर्न स्टेट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू ड्यूगिट, है ना, एग्जाम में अगर देखा जाए तो यही 3 चीजें रिलेटेड टू ड्यूगिट पूछा जाता है। इसके अलावा केल्सन का वी हैव डन, एंड ये हमारा रॉस्को पाउंड से रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट था, फादर ऑफ अमेरिकन सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस, सोशल इंजीनियरिंग, कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट की बात की उन्होंने सोसाइटी में, एंड इनकी बुक स्पिरिट ऑफ कॉमन लॉज एंड इंट्रोडक्शन टू द फिलोसफी ऑफ लॉ। अब ये जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था लिबर्टी इज विदाउट इंडिपेंडेंट ड्यूरल सिग्निफिकेंस, कहाँ पे दिया है, लीगल राइट्स 1916 की बुक है, तो ये भी याद रखना है ना। लीगल राइट्स किसने दिया है, रॉस्को पाउंड। Who of the following has made the distinction between distributive justice and the corrective justice? So देखो एक हमारी बुक है very famous, A Theory of Justice, ये बुक लिखी है रॉल्स ने, जॉन रॉल्स ने, ठीक है। यहाँ पे अब ये क्वेश्चन है कि किसने डिस्टिंक्शन दिया बिटवीन द करेक्टिव जस्टिस एंड द डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। इसको याद करने का तरीका है, टोटल जस्टिस जो है ना, टोटल जस्टिस वो 2 तरीके का है, तो टोटल जस्टिस जो है एरिस्टोटल इज द करेक्ट आंसर। याद करने का ये ट्रिक है, जो ये टोटल जस्टिस है दिस इज ऑफ 2 काइंड, फर्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या होता है, बेसिकली जो
सोसाइटी में एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, वेल्थ होता है ना, अपॉर्चुनिटीज एंड बर्डन, है ना, जिसको आप इक्वली बात करते हो कि इक्वली डिवीजन होना चाहिए, है ना। तो बेसिकली फेयर एंड इक्विटेबल एलोकेशन की बात कर रहा है, फेयर एंड इक्विटेबल एलोकेशन, जो भी सोसाइटी में रिसोर्सेज है ना, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। व्हाट इज करेक्टिव जस्टिस? करेक्टिव नाम से ही पता चल रहा है कुछ चीज गलत हो गई है, आप उसको करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, सो दैट इज योर रेक्टिफाइंग और अनडूइंग अ स्पेसिफिक रॉन्ग। हम कोर्ट्स में जाते हैं, कुछ रॉन्ग कमिट हो गया हमारे अगेंस्ट, है ना, तो उसको करेक्ट करने ही तो जा रहे हैं, तो कोर्ट्स आर प्रोवाइडिंग, मैं जस्ट रिलेट करने के लिए आपको बोल रही हूँ, जस्ट रिलेटेड, है ना। तो दैट इज योर करेक्टिव जस्टिस, रेक्टिफाइंग और अनडूइंग अ स्पेसिफिक रॉन्ग, एंड दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। याद करने का ट्रिक भी बता दिया, टोटल जस्टिस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो कौन है ये टोटल जस्टिस वाले? इट इज योर एरिस्टोटल, है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या है? एरिस्टोटल। इसके अलावा ये भी बहुत बार पूछा जाता है, थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये दिया है जॉन रॉल्स ने। नेक्स्ट इज योर द इंटरेस्ट थ्योरी ऑफ लीगल राइट्स इज propounded बाय। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, क्लास के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, जिसकी बहुत फेमस बुक है लॉ एज अ मीन्स टू एन एंड, जिन्होंने क्या बोला, सोशल इंटरेस्ट इज सुपीरियर टू द इंडिविजुअल इंटरेस्ट ना। अब शायद आपको थ्रू द हिंट्स पता चल गया होगा, आई एम टॉकिंग अबाउट whom, आई एम टॉकिंग अबाउट आयरिंग। आयरिंग ही थे जिन्होंने डिफाइन किया व्हाट इज लीगल राइट। लीगल राइट इज लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट। लीगल राइट क्या है? लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट है। तो ये हमारे इंटरेस्ट थ्योरी से प्रोपाउंड किया था इन्होंने। इसके अलावा दुर्किम देखोगे तो हमारा इन जूरिस्प्रूडेंस, इन्होंने दिया था सॉलिडारिटी का कॉन्सेप्ट, है ना, जो हम ब्यूगिट का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं सॉलिडारिटी, ये दुर्किम ने दिया था। इन्होंने बोला दो तरीके की सॉलिडारिटी होती है, एक मैकेनिकल होती है और एक ऑर्गेनिक होती है। मैकेनिकल सॉलिडारिटी कहाँ पे एग्जिस्ट करती है? जहाँ पे सोसाइटी बहुत सिंपल है ना, आपकी विलेज हो गया, जहाँ पे सबका कॉमन इंटरेस्ट है। तो जो होमोजेनस सोसाइटी होती है, जहाँ पे सबका कॉमन इंटरेस्ट है, वहां पे आपकी मैकेनिकल सॉलिडारिटी होती है। और एक ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी होती है, जो कहाँ पे होती है? जहाँ पे लोगों का डिफरेंट इंटरेस्ट है। वाई? बिकॉज ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर। हर कोई जो है एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ना। डिवीजन ऑफ लेबर के कारण क्या है? हर कोई एक दूसरे पे क्या है? डिपेंडेंट है। लोगों का इंटरेस्ट अलग अलग है, लेकिन दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। सो यहाँ पे क्या होता है? ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। तो ये दुर्किम के कॉन्सेप्ट से ही इंस्पायर होके हमारा ड्यूगिट ने दिया था सोशल सॉलिडारिटी। अगेन वी हैव रूल ऑफ लॉ वाले डाइसी, एवी डाइसी, है ना, इनका क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में हम बहुत पढ़ेंगे डाइसी को। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या है? आयरिंग। आयरिंग से रिलेटेड हमने फर्स्ट पेज पे ही किया था ऑल द फैक्ट्स रिलेटेड टू आयरिंग। फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, सोशल इंटरेस्ट सुपीरियर टू द इंडिविजुअल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट थ्योरी ऑफ राइट दिया था, लॉ एज अ मीन्स टू एंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू आयरिंग। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज the task of social engineering is to build as efficient structure of the society as possible with minimum friction and waste. ये देखो again social engineering is the keyword, है ना, social engineering is the keyword here. So what is the correct answer? The correct answer is रॉस्को पाउंड। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? रॉस्को पाउंड। लेट्स रिवाइज, है ना, बाकी सारा सबको याद है। रॉस्को पाउंड सोशल इंजीनियरिंग दिया इन्होंने, है ना। कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट की बात की कि लॉ का पर्पस क्या है? टू हार्मोनाइज द कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। इसके अलावा इनकी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स रिवाइज इट अगेन, है ना। स्पिरिट ऑफ कॉमन लॉ, स्पिरिट ऑफ कॉमन लॉ। Secondly, we have an introduction to the philosophy of law, social contract through law, social contract through law, and law and morals. केल्सन वी हैव रिवाइज्ड, है ना। केल्सन का क्या? प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। याद कर लो, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, ग्रैंड नॉर्म,
नॉर्म्स की बात की थी, नॉर्मेटिव साइंस की बात की थी, इसके अलावा इंपॉर्टेंट बुक दैट इज जनरल थ्योरी ऑफ लॉ एंड स्टेट, इंपॉर्टेंट जनरल थ्योरी ऑफ लॉ एंड स्टेट। लास्टली देखो सेवेग्नी, फादर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल, जरा सेवेग्नी को भी रिवाइज कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट जूरिस्ट फॉर यूजीसी नेट, सेवेग्नी, he is the father of historical school। हिस्टोरिकल स्कूल के सारे जूर्स को याद करने का एक बहुत ही इजी वे है, मैंने शिवांगी से हिस्ट्री पूछी, मैंने शिवांगी से हिस्ट्री पूछी, है ना, तो मैंने से हेनरी मेन हो गए हमारे, ठीक है, शिवांगी से हमारे सेवेग्नी हो गए, हिस्ट्री हिस्टोरिकल स्कूल, एंड पूछी से पुछता, इसके अलावा बुर्क भी हैं, है ना, तो उनको हम ऐसे याद कर लेंगे। सो दिस इज द करेक्ट वे टू लर्न द लाइक जूरिस्ट फ्रॉम द हिस्टोरिकल स्कूल। अब यहाँ पे सेवेग्नी जो फादर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल हैं, इन्होंने क्या बोला था, लॉ के नेशनल कैरेक्टर की बात की थी, ठीक है। इसके अलावा जो है ही कंपेयर्ड द लॉ विद लैंग्वेज, जैसे कंट्री का लैंग्वेज होता है ना, सिमिलर वे लॉ होता है, ठीक है। एंड एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है इनका जो बहुत बार पूछा जाता है, किसने दिया स्टेटमेंट, दैट कस्टम प्रीसीड्स लेजिस्लेशन, कस्टम इज सुपीरियर टू लेजिस्लेशन, है ना, सेवेग्नी का। लास्टली इनको डार्विनियन बिफोर डार्विन बोला जाता है, डार्विनियन बिफोर डार्विन। अब इनको बोला नहीं जाता, इनको एक जूरिस्ट ने बोला था दैट ही इज द डार्विनियन बिफोर डार्विन, और ये जूरिस्ट थे हमारे एलन, याद कर लो, ये स्टेटमेंट अबाउट द सेवेग्नी बोला था एलन ने, है ना। अब एलन का तुम देखोगे, एलन से रिलेटेड भी 4-5 क्वेश्चन एग्जाम में आपको दिख जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला ऑस्टिन इज द, ऑस्टिन को भी बोला था, जैसे इन्होंने सेवेग्नी को बोला दैट ही इज द डार्विनियन बिफोर डार्विन, इन्होंने एलन ने ऑस्टिन को बोला ही इज द पाम ट्री ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। इसके अलावा इन्होंने डिफाइन किया व्हाट इज जूरिस्प्रूडेंस, scientific synthesis of essential principle of law, scientific synthesis of essential principles of law। एक और स्टेटमेंट बहुत फेमस है एलन का, राइट्स स्प्रिंग्स फ्रॉम राइट्स, राइट स्प्रिंग फ्रॉम राइट्स। तो देखो सेवेग्नी करते करते एलन भी रिवाइज हो गया, है ना, दिस इज द माइंड मैप टू रिवाइज, एवरी टाइम यू आर रिवाइजिंग एनीथिंग फ्रॉम योर सब्जेक्ट रिवाइज लाइक दिस ना। अभी हमने पढ़ा सेवेग्नी, बट उससे रिलेटेड एलन का कॉन्सेप्ट आया, एंड वी रिवाइज एवरीथिंग रिलेटेड टू एलन, है ना। एलन ने साइंटिफिक सिंथेसिस की बात की, है ना, जूरिस्प्रूडेंस का ये डेफिनेशन पीवाईक्यू में आपसे पूछा जा चुका है। अब यहाँ पे वापस हम आ जाते हैं हमारे सेवेग्नी पे। सेवेग्नी का है जो बुक्स बहुत फेमस है सेवेग्नी की, है ना, सेवेग्नी वी आर डूइंग नाउ, लॉ ऑफ पोजेशन, ठीक है। इसके अलावा इनका वॉर्म बेरूफ एक ऐसे था, दिस इज वेरी फेमस। देन वोकेशन ऑफ आवर एज, वोकेशन ऑफ आवर एज फॉर लेजिस्लेशन एंड जुरिस, फॉर लेजिस्लेशन एंड जुरिस। सो दिस इज अबाउट सेवेग्नी। यहाँ पे देखो आंसर नहीं था सेवेग्नी, था सोशल इंजीनियरिंग, इजी कॉन्सेप्ट, हमने ऑप्शन को उठाया एंड वी रिवाइज एवरीथिंग रिलेटेड टू सेवेग्नी, जो एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं। फादर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल, लॉ को नेशनल कैरेक्टर की बात की, लैंग्वेज से कंपेयर किया, द कस्टम प्रीसीड्स लेजिस्लेशन, इनको डार्विनियन बिफोर डार्विन बोला जाता है, सोशलॉजिस्ट बिफोर सोशलॉजी बोला जाता है ना। और इनकी ये फेमस बुक्स हैं, दैट इज लॉ ऑफ पोजेशन, वॉर्म बेरूफ, वोकेशन ऑफ आवर एज फॉर लेजिस्लेशन एंड जुरिस। इसके अलावा एक और बुक है दैट यू कैन रिमेम्बर, दैट इज योर स्टडी ऑफ मॉडर्न रोमन लॉ, स्टडी ऑफ मॉडर्न रोमन लॉ। So this is your next thing, next question. Okay,
Now, moving on to the next question, that is your, the limits are set by rational principles of justice. The limits are set by rational principles of justice. यहाँ पे मैं आंसर बता दूं, A Theory of Justice जिन्होंने लिखा था जॉन रॉल्स है ना, जिनकी बुक है, और यू कैन से द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस जो इन्होंने दिया था जॉन रॉल्स का, ठीक है। यहाँ पे आंसर देखो, इसके अलावा जो है जस्टिस अभी जस्ट हमने किया है, जस्टिस दो तरीके का होता है, टोटल जस्टिस। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एरिस्टोटल। लेट्स रिवाइज, एरिस्टोटल ने क्या बोला, द जस्टिस इज ऑफ टू काइंड्स, एक हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और एक होता है हमारा करेक्टिव जस्टिस, ठीक है। इसके बाद हॉलैंड पे आते हैं, है ना, आंसर इज नॉट हॉलैंड, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, मैं आंसर बताते हैं कि बाद बाकी सारे ऑप्शंस को रिवाइज करा रही हूँ। अब ना हॉलैंड से रिलेटेड अगर देखोगे तो सबसे पहला तो इंटरनेशनल लॉ को इन्होंने वेनिशिंग पॉइंट बोला था ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ एज वेनिशिंग पॉइंट, क्योंकि ही वाज डिनाइंग द लीगल कैरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इन्होंने क्या, ये जो पूरा एनालिटिकल स्कूल है इंटरनेशनल लॉ को लॉ मानता ही नहीं था, तो इन्होंने क्या बोला, इट इज द वेनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, इंपॉर्टेंट। इसके अलावा डेफिनेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस गिवन बाय हॉलैंड, वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बोला जाता है, ही डिफाइंड जूरिस्प्रूडेंस एज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ, फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। एंड इनकी एक बहुत फेमस बुक है, दैट इज योर, दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट, दिस इज सेकंड, एलिमेंट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। एग्जाम में बहुत बार मैच द फॉलोइंग डायरेक्टली भी पूछा जा चुका है, एलिमेंट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इज रिटन बाय हॉलैंड। एंड लास्टली एक राइट का कॉन्सेप्ट इन्होंने समझाया था, व्हाट इज लीगल राइट। जैसे हमने पढ़ा अकॉर्डिंग टू आयरिंग, व्हाट इज लीगल राइट, लीगल राइट इज इंटरेस्ट, है ना, रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, ऐसा इंटरेस्ट जिसको लॉ रिकॉग्नाइज करे, दैट इज आयरिंग, ना, इंटरेस्ट थ्योरी। ये जो थे राइट को डिफाइन करते थे, व्हाट इज राइट, राइट इज द कैपेसिटी, व्हेन यू हैव अ कैपेसिटी टू कंट्रोल द एक्शंस ऑफ अदर, है ना, मेरी कैपेसिटी टू कंट्रोल द एक्शंस ऑफ अदर, I am doing that with the assent and assistance of state. तो कहीं ना कहीं ये विल की बात कर रहे थे, मेरा विल टू कंट्रोल द एक्शन ऑफ अदर, है ना, इसलिए ये विल थ्योरी के सपोर्टर है, विल थ्योरी ऑफ लीगल राइट के सपोर्टर है। और ये इनकी डेफिनेशन बहुत बार पूछी जाती है, दैट हु डिफाइन लीगल राइट एज द कैपेसिटी टू कंट्रोल द एक्शन ऑफ अदर विद द एसेंट एंड असिस्टेंस ऑफ स्टेट। तो दिस इज योर हॉलैंड एंड दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू हॉलैंड, इसको रट लो, है ना, अगर सही समझ में आया तो रट लो, वेनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ, एलिमेंट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इनकी बुक है, एंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ राइट, है ना, कैपेसिटी टू कंट्रोल द एक्शन ऑफ अदर, मेरा विल, मैं किसी के एक्शन को कंट्रोल करूं, और मेरे पास ना स्टेट का पावर है, स्टेट ने मुझे ये एसेंट दिया, असिस्टेंस दिया है टू कंट्रोल द एक्शन ऑफ अदर। सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ लीगल राइट गिवन बाय हॉलैंड। अब इसके बाद हमारे आते हैं हेनरी मीन। मैंने अभी आपको बताया, मैंने शिवांगी से हिस्ट्री पूछी, मैंने शिवांगी से हिस्ट्री पूछी, यहाँ पे मैंने कौन है, हिस्टोरिकल स्कूल हेनरी मीन, है ना, फादर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल सेवेग्नी, ये हमारा हिस्टोरिकल स्कूल, एंड दिस इज योर पुचटा, ठीक है, दिस इज योर पुचटा। अब हेनरी मेन पे आते हैं, बहुत क्वेश्चंस हेनरी मेन से रिलेटेड पूछा जाता है एग्जाम में, नो डाउट ही इज एन इंपॉर्टेंट जूरिस्ट इन आवर सिलेबस। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले इन्होंने दिया था स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट, हेनरी मेन का सबसे पहले स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट का आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। देन ही गेव द पेटर फेमिलिया का कॉन्सेप्ट, पेटर फेमिलिया। इनकी बहुत फेमस बुक है एंशिएंट लॉ, एंशिएंट लॉ 1861। इसके अलावा विलेज कम्युनिटीज, है ना, इनकी 2-3 बहुत फेमस बुक है। अगर एग्जाम परस्पेक्टिव से देखा जाए तो यू विल फाइंड एंशिएंट लॉ, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, एंशिएंट लॉ बाय हेनरी मेन। इन्होंने 4 स्टेजेस बताए हैं लॉ के, कि सबसे पहले वी हैव द डिवाइन लॉ, लाइक जो आपके रूलर्स होते थे, दे आर एक्टिंग अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ गॉड, है ना, तो डिवाइन लॉ आया। डिवाइन लॉ में जो आपके कमांड्स बाय द रूलर थे, दे गॉट कन्वर्टेड टू कस्टमरी लॉ। देन दिस कस्टमरी लॉ को एडमिनिस्टर किया, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ बाय प्रीस्ट क्लास,
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ बाय प्रीस्ट क्लास, क्योंकि जो आपका रूलर था ना उसकी लॉ मेकिंग पावर वीक हो गई, तो ये जो लॉ था किसके पास आ गया एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, टू द प्रीस्ट क्लास, यानी कि जो माइनॉरिटीज थे उनके पास आ गए, है ना। एंड लास्टली वी हैव लास्ट स्टेज इज कोडिफिकेशन। अब इसके बाद इन्होंने समझाया कि कुछ ऐसी सोसाइटीज होती हैं जो ग्रो कर जाती हैं बियॉन्ड कोडिफिकेशन, और इसको उन्होंने क्या बोला, प्रोग्रेसिव सोसाइटी, जो प्रोग्रेस करती हैं, और कुछ इसी स्टेज पे रुक जाती हैं, एंड इन सोसाइटीज को क्या कहते हैं, स्टैटिक सोसाइटीज। अब ये जो प्रोग्रेसिव सोसाइटीज हैं ये 3 तरीके से प्रोग्रेस करती हैं। इन्होंने 3 टूल्स के बारे में बताया कि ये प्रोग्रेसिव सोसाइटीज कैसे प्रोग्रेस करती हैं, थ्रू द लीगल फिक्शन, legislation and the concept of equity. So this is about Henry Maine. ये जो 5 से 6 बातें लिखी ना यहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चंस रिलेटेड टू हेनरी मेन, है ना, आपका पूछा जाता है एग्जाम में। स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट हेनरी मेन, पेटर फैमिलिया का कॉन्सेप्ट, एंशिएंट लॉ, ये चारों स्टेजेस को अरेंज करने के लिए आ जाता है इन क्रोनोलॉजी। एंड देन ये प्रोग्रेसिव एंड स्टैटिक सोसाइटीज में किसने डिफरेंशिएट किया था, हेनरी मेन ने किया था। सो दिस इज अबाउट हेनरी मेन। आंसर क्या था, रॉल्स से रिलेटेड था, जॉन रॉल्स था, बट वी हैव रिवाइज्ड एवरी जूरिस्ट गिवन है ना। केल्सन का अगेन प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, भूलना नहीं, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, एंड फेमस बुक जनरल थ्योरी ऑफ law and state, general theory on law and state. So this is all for today's class. I have a lot of questions and I'll keep posting these questions on YouTube, so stay connected and subscribe my channel. Thank you.